आप दोनों से मेरा सवाल है, ये जो बाकी सारी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, ये क्यों हमें सबसे ज्यादा आंक रही है? बाकियों के तो पॉइंट्स वो गिरा रही हैं आकलन में। अखिल स्वामी जी, क्या वजह है? एंड देन भूषण जी आपका रुख करूंगी। क्या वजह है कि मूडीज, S&P, फिच, ये सारी एजेंसियां हमको कह रही हैं वी आर द ग्लोबल लीडर्स? रूबिका जी, इसको कहते हैं बेस इफेक्ट। मान लीजिए आप 2 महीने हैं, आप 2 बहनें होती, हाँ, हाई स्कूल में आपके 90% आते, आपकी बहन के 60% आते, अगली बार उसके 80% आते, आप 90% से 100 से ऊपर नहीं जा सकती। तो जो ग्रोथ होती है वो बेस इफेक्ट से होती है। अमेरिका की वर्ल्ड की टोटल जीडीपी का 30% कंट्रीब्यूट करता है, चीन 18% कंट्रीब्यूट करता है, आप 2% कंट्रीब्यूट करते हैं। ये बेस इफेक्ट होता है। बेस इफेक्ट की वजह से आपको पर शरद साहब आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रख रहे, क्यों भाई? शरद जी, अखिल जी जो कह रहे हैं कि बेस इफेक्ट 2 बहनों के मार्क्स पर डिपेंड करता है, आपने खेला जीडीपी कितना कंट्रीब्यूशन है? IMF, मूडीज, S&P जैसी एजेंसीज ये बेस इफेक्ट को अखिल जी फैक्टर करके चलते हैं। मैं आपकी नॉलेज में डाल रहा हूँ, इनकी जो इकोनॉमिस्ट टीम है, मेरी उनसे वार्तालाप होने का मुझे मौका मिलता है। ये लोग सर बेस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करके चलते हैं, वरना बेस इफेक्ट से जो आंकड़े आएंगे वो आंकड़े तो भ्रमित करने वाले हैं, और ये एजेंसी भ्रमित होने वाली नहीं है सर। नहीं, जीडीपी में वो सही बोलती है, हंगर इंडेक्स में गलत बोलती है। ये कैसे हो रहा है? हंगर इंडेक्स तो मैं मानता ही नहीं हूँ। हंगर इंडेक्स तो आप छोड़ दीजिए। हंगर इंडेक्स में रूबिका से सहमत हूँ, ये इंडेक्सेस बिल्कुल एजेंडा ड्रिवन है, ये इंडेक्सेस प्रोपेगेंडा ड्रिवन है। जो श्रीलंका और पाकिस्तान को हमसे ज्यादा बता रहा है, वो तो सामने आपको दिख रहा है क्या बता रहा है, वो झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पर भारत में इतना परेशान है, उसको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, गलत है, कोई खाली पेट नहीं सोता है, आपको ये बेरोजगारी भीषण रूप से है। ओके, बेरोजगारी भीषण रूप से है। नहीं, पहले आप मुझे ये बताइए ना, पहले हम इस राउंड को क्लियर कर दें। आप कह रहे हैं कि बेस को लेकर चलती हैं ये सारी एजेंसियां, इसलिए गड़बड़ हो रहा है आंकड़े और आकलन में। शरद जी कह रहे हैं कि मैं तो उस टीम से बात कर रहा हूं, वो तो न्यूट्रलाइज करके चलते हैं बेस फिगर को। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि कुछ आंकड़ों में तो अंतरराष्ट्रीय एजेंसीज को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। अरे हंगर इंडेक्स में देश में भुखमरी है सर। हंगर इंडेक्स एक प्राइवेट एजेंसी की बनाई हुई है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, एक प्राइवेट एजेंसी की बनाई हुई है, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। बात अलग है, रूबिका जी की बात अलग है, जफर इस्लाम साहब की बात अलग है, लेकिन देश की बहुसंख्यक जनसंख्या को नौकरी नहीं मिल रही है पढ़ लिखने के बावजूद, इससे इनकार नहीं कर सकते आप। स्वामी साहब, इस समय बेरोजगारी की दर अपने सबसे न्यूनतम लेवल पर है। आप जाइए, जाके लोगों से पूछिए, बात करिए। हमारे देश में इसको एस्टिमेट करने का कोई एक पैमाना नहीं है, ये मैं मानता हूं, आप भी मानते होंगे। पर अगर आप सर्वे करेंगे, CMI ले लीजिए, कोई भी एजेंसी ले लीजिए, इस समय बेरोजगारी की दर भारत में अपने न्यूनतम स्तर पर है। आप इसको चैलेंज कर सकते हैं, पर जमीनी हकीकत यह, और उसका तरीका यह है कि आप जाके एक सर्वे कर लीजिए, 100 परिवारों से जाके आप बात करिए, आपके घर में कोई नौकरी ढूंढ रहा है, अब मुझे बताइए आप क्या जवाब मिलता है। ये सर्वे ऑन रिकॉर्ड आप करके दिखाइए और बताइए, क्योंकि हवा में हम कोई भी बात करेंगे रूबिका, हम केवल नेगेटिव बात करेंगे, ग्लास को हमेशा आधा खाली देखेंगे। और मैं तो एक बहुत अच्छी बात कहता हूं रूबिका, आपकी इजाजत से, मैं ये मानता हूं कि देखिए हमारा जो विपक्ष है, मैं पक्ष विपक्ष से नहीं आता हूं, मैं राजनीति से नहीं आता हूं, मैं ये मानता हूं कि हर वक्त जब नेगेटिव बात करी जाएगी, हर वक्त बुराई करी जाएगी, हर चीज को क्रिटिसाइज किया जाएगा, तो ये तो सच हो नहीं सकता। 10 में से 10 बार तो कोई गलत नहीं हो सकता है रूबिका, ये बात तो आप भी मानते हैं। तो लोग क्या है, मनमोहन सिंह के जमाने में आर्थिक मैं मानता हूं ऑपोजिशन का एजेंडा, अखिल जी ये बात तो यहाँ पर शरद जी भी मानेंगे। ये हाँ जफर साहब, बस एक सेकेंड। अखिल जी, ये बात तो पूरा जमाना मानेगा कि जिस वक्त रिसेशन चल रहा था और एक इकोनॉमिस्ट देश का प्रधानमंत्री था, उन्होंने कुछ बहुत शानदार फैसले लिए, उन्होंने हमें उस रिसेशन से बहुत बड़े लेवल तक बचा के रखा। ये बात तो मैं भी मानूंगी, शरद जी भी मानेंगे, और कौन ऐसा है जो नहीं मानेगा। बाकी सारी चीजें एक तरफ है, लेकिन हिंदुस्तान तब भी अच्छे से उस चीज से लड़ रहा था। आज भी जब बड़ी महंगाई दर पूरी दुनिया में छाई हुई है काले बादल की तरह, और हम बेहतर प्रदर्शन कर पा रहे हैं, तो आज हमें ईमानदारी से ये बात माननी चाहिए। मेरा ये कहना है, ये प्रस्ताव मेरा है। अब जफर इस्लाम साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जफर साहब, अखिल स्वामी ये कह रहे हैं महंगाई दर और बेरोजगारी, ये दोनों इस वक्त सबसे बड़े प्रश्न हैं, उसका जवाब आपके पास क्या है?
देखिए, दो बातें कहना चाहूँगा रुबिका जी। पहली बात तो कि इनको पता होना चाहिए कि जो जीडीपी कैलकुलेट करने का मेथोडोलॉजी है पूरे दुनिया में वही है। जब वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जब कैलकुलेट करता है तो ये नहीं कि भारत देश के लिए अलग है और अमेरिका के लिए अलग है और उसके स्टैंडर्डाइज मेथोडोलॉजी है, उसके बेसिस पे कैलकुलेट होता है। तो ये सब बातें जो है नहीं अच्छी लगती है जब देश को भ्रमित किया जाता है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप अगर देखिए जो अभी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का जो आया है डेटा, 3.5% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। 3.5% पब्लिश डेटा है। तो ये आप इतिहास में उठा के देखिए बहुत कम है। और हमारी फिर भी ये जो कोहली साहब कह रहे थे कि कोई ऐसा रियल टाइम बेसिस पे जो है कि हर वक्त आपको पता चले, पेरोल मेथड जैसे यूएस में डेवलप्ड इकोनॉमीज में होता है कि भाई आपको अभी पता है कितनी नौकरियां आई, कितनी नौकरियां गई। ऐसा सिस्टम कभी कांग्रेस ने बनाया नहीं। हमारी मिनिस्ट्री सरकार बना रही है, वो बनाने में समय लगता है, इतने सारे लोगों को जोड़ के उसको इसमें और इनफॉर्मल इकोनॉमी, फॉर्मल इकोनॉमी में। लेकिन नौकरियां बढ़ रही हैं, उसकी वजह 3-4 तरीके से ईपीएफओ नंबर बढ़ रहा है, ईएसआईसी नंबर बढ़ रहा है। आप जाइए naukri.com में देखिए कैसे इश्तिहार आते हैं। आप देखिए सैलरी का लेवल किस तरह का बढ़ रहा है। सिवाय एक सेक्टर को छोड़ के वो है आईटी सेक्टर में थोड़ी सी कमी आई है। वो साइक्लिकल है, कभी कभी कमी आती है, फिर से वो डिमांड तेजी से बढ़ता है। थोड़ी कमी आई, इसको मैं मान सकता हूँ, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छी सिचुएशन है। 3.5% जो अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखिए, अब उसके अलावा जो ये कह रहे हैं कि देश में जो है महंगाई है। अरे भाई, वो आप जो इकोनॉमिक क्राइसिस की बात कर रहे हैं मनमोहन सिंह जी की, तो मैं आपको एक बात बताता हूं। इसी सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार को बोला गया था कि 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी, सबसे कमजोर इकोनॉमी जो है वो 5 जो दुनिया की थी उसमें भारत का नाम था। और क्यों था? ये जो 2008 में जो इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद जो पॉलिसी जो मेजर्स लिए गए थे उसमें से कुछ अच्छे हैं, कुछ बहुत ही निहायत ही बेकार मेजर्स थे, जिसकी वजह से इस देश को सफर करना पड़ा। और प्रधानमंत्री जी ने व्हाइट पेपर नहीं लाया इस देश की खातिर, इस देश की खातिर नहीं लाया, वरना इसके कई लोग ऐसे देश को नुकसान होता। व्हाइट पेपर लेके आइए। व्हाइट पेपर सत्यानाश आपने बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस का किया है। कांग्रेस के लोग मुंह छुपाने की जगह नहीं होती। चैनल पे बोलना नहीं चाह रहा, देश की बदनामी नहीं करना चाह रहा, सच्चाई खुल जाएगी। मैं उनसे सवाल करता हूं, आपने वो सवाल करे तो मैं सवाल करना चाहता हूं। मैं तो भैया कर नहीं रहा, मैं सच्चाई नहीं बता रहा। बहुत बुरी स्थिति है, देश की अर्थव्यवस्था की बातें छुपी रहे, छुपी ठीक है। एक मिनट सुनिए, मैं सवाल करता हूं जरा। अरे एक मिनट सुनो यार, एक मिनट सुन तो लीजिए पहले। मैं अखिल साहब से सवाल कर, अभी मुझे भी मौका दीजिए। अखिल साहब बताइए, 1947 से लेके 2008 तक, 2007 तक जो नेशनलाइज बैंक जो देश की बैंकों उसके में जो टोटल एक्सपोजर था, जो बैलेंस शीट साइज था, वो 18 लाख करोड़ था। 2007 से 2012 में 5 साल में आखिर कौन सी ऐसी बात हो गई कि वो 52 लाख करोड़ हो गया? इसलिए कि 3 टाइम कैसे बढ़ गया, आखिर उसका क्या कारण था? मैं आपको एक और डेटा देता हूं और उसके बाद अगर हमारी बात झूठ लगे तो एक बुक भी बताता हूं, रिपोर्ट बताता हूं, पढ़ लीजिएगा, डेट कर्स। वो सारी जो लोन दी गई, ये जो आप 2008 के जो फ्लेक्सिबल अप्रोच रहा, फोन बैंकिंग रहा, जिससे आपने पैसे बांटे, आपने उस वक्त कंट्रोल तो कर लिया। अर्थव्यवस्था को ऐसा लगा कि बहुत तेजी है, लेकिन आपने देश को सत्यानाश कर दिया।